Hello students, welcome to yet another lecture of some basic concept of chemistry. Students, in this lecture we are going to study about Dalton's atomic theory. Okay, before starting this theory, first I am going to tell you about who is Dalton. Who is Dalton? Okay, so Dalton's full name is John Dalton. He was an English scientist. He was known for his work in atomic theory, in development of atomic theory. जॉन डाल्टन जो है वो पहचाने जाते हैं, उन्होंने जो एटॉमिक थियरी में डेवलपमेंट किया है उसके लिए वो पहचाने जाते हैं. डाल्टन in 1889 डाल्टन proposed published Dalton's atomic theory. 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थियरी को पब्लिश किया था और उसमें ये सब जो पॉइंट्स है वो डिस्कशन किया था. हमारी बुक्स के अंदर इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. मैंने उसमें से भी थोड़ा और 2 पॉइंट निकाल दिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा इजी में समझ सको. ठीक है, तो ठीक है, चलो फर्स्ट समझते हैं. मैटर, डाल्टन ने जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो क्या बोला था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम. मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम मतलब कि मैटर में जो है वो एटम्स होते हैं. डाल्टन ने ऐसा बताया था. तो समझते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. किससे बने हुए होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से जो है वो मैटर्स बने हुए होते हैं. यहाँ पे मैटर के तौर पे हम एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड भी ले सकते हैं और कोई मिक्सचर भी हम ले सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरीके का कोई मिक्सचर भी हम ले सकते हैं. तो डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर हम टाइनी पार्टिकल्स से बनाते हैं. मतलब कि उन्होंने बता दिया कि कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर जो है वो एक टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको उन्होंने बता दिया कि एटम्स होते हैं. मतलब कि कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर जो है वो एटम से बने हुए होते हैं. H2Cl2 मैंने बनाया है और इन दोनों को मिक्सचर मिलके मुझे क्या मिला? ट्वाइस HCl मिल गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और Cl2 एटम है. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? दो हाइड्रोजन एटम मिक्स होके H2 बनाया होगा, 2 Cl2 एटम मिक्स होके Cl2 बनाया होगा और ये दोनों ने मिला के ट्वाइस HCl बना. तो अल्टीमेटली मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो एटम्स है वो कंपाउंड बनाने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम. इनडिविजिबल एटम मतलब कि ये जो एटम होता है वो क्या नहीं हो सकता? डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. ये जो एटम होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. ये फर्स्ट पॉइंट था किसका? तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का. ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट. दूसरे पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या बताया कि ऑल एलिमेंट, तो मान लो कि ये ऑल एटम्स, मान लो कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है. ये दोनों ही एटम सेम एलिमेंट से बने हुए हैं. मान लिया मैंने कि ये Fe एलिमेंट से बना, ये Fe, दोनों ही Fe एलिमेंट से बने हुए होते हैं. तो क्या होता है? आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब कि अगर ये दो एटम होते हैं और इन्हीं दो एटम में, इन दोनों ही एटम में एलिमेंट के तौर पे मैं अगर Fe लेता हूं तो इन दोनों एटम का मास, इन दोनों एटम की साइज और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी वहां पे लिखा है आइडेंटिकल, उसका मतलब होता है कि सेम होगी. सेम होगी मतलब कि अगर एटम हमारे पास दो है और उसमें एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम है तो दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही एटम का मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? तो सेम होगी. डाल्टन ने सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया. और थर्ड पॉइंट में हमें ये बता दिया कि अगर वापस हमारे पास दो एलिमेंट हो, दो एटम्स हो और एक में Fe एटम हो और दूसरे में मैं ले लेता हूँ सल्फर एलिमेंट ले लेता हूँ, एक में Fe एलिमेंट हो और दूसरे में सल्फर
एलिमेंट हो तो इन दोनों एटम्स का जो मास होता है, साइज होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होगी, तो डिफरेंस करेगी, मतलब कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। यही चीज हमारे थर्ड पॉइंट में डिस्कशन किया गया है कि ऑल एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन मास, ऑल एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, ऑल एटम्स अपने हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया, उन दोनों में एलिमेंट क्या है, तो अलग डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनकी मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, तो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है क्या, तो फोर्थ पॉइंट में बोला है कि कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है कि मान लो कि Fe सल्फर के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड बना रहा है, Fe सल्फर के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड बना रहा है, तो ये क्या है, फेरस सल्फाइड, ये क्या है, तो कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड कब फॉर्म होगा, व्हेन एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, ये तो एटम ही है ना, और दोनों में जो एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक Fe एक सल्फर के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड जो है वो बना रहा है, तो यहाँ पे सिंपल होल नंबर जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 का। सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, 1:1 का होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब H2 एटम, दो H2 के एटम क्या होते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक H2 एटम दूसरे H2 एटम के साथ रिएक्ट करके H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ये भी एक आपको पता चल गया। ऐसे ही पता कि कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसके एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, उस एटम के अंदर जो एलिमेंट होता है उनके बीच क्या होता है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। क्या होता है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अगर आपको याद हो तो मैं ये बता दूं, ये हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन लिखा था, वहां पे भी मैंने यही बताया था कि पानी कहीं से भी ले लो, उसका रेशियो 1:80 आने वाला है। तो ये कुछ उसके साथ रिलेट करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, चलो लास्ट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम ओनली गेट रीअरेंज। तो देखो क्या बताया है कि इन केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं कि मान लो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलेगा NaCl और H2O मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एटम था उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब कि इसके अंदर Na+ था और Cl- था और इसमें H+ था, सॉरी यहाँ पे OH- था, यहाँ पे H+ था और यहाँ पे Cl- था। तो ये एटम यहाँ से निकल के यहाँ पे चला गया और ये एटम यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, मतलब कि एटम्स के रीअरेंजमेंट होके NaCl बन गया और यहाँ पे हमें H2O मिल गया, यहाँ पे हमें H2O मिल गया। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम की क्या होती है, तो रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। चलो ओके, तो अब हम बात करने वाले हमारा लास्ट पॉइंट कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये भी हमने देख लिया था हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट था हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें हमने देखा था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और मेटल जो होते हैं वो एटम से बने हुए होते हैं। तो अल्टीमेटली वही बात हो गई कि एटम भी क्या होते हैं, तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक रिएक्शन के साथ समझते हैं। Fe सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर क्या बनाएगा, फेरस सल्फाइड बनाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होता है, ये Fe जो होता है वो क्या है, एक एटम है, तो ये क्या है, इंडिविजिबल।
क्या है तो इनडिविजिबल। सल्फर भी एक एटम होता है तो ये क्या है तो इनडिविजिबल, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इनडिविजिबल होने की वजह से हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करके वापस ही हम यहाँ पे Fe या सल्फर क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए Fe और सल्फर हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए डाल्टन ने हमें लास्ट में ये पॉइंट दे दिया कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला पॉइंट भी लिखा था, वहां पे मैंने यही बताया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ओनली मैटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट था वो उसके साथ कुछ रिलेट करता है। मतलब कि मैंने बताया था क्या, NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा और हमें यहाँ पे H2 मिलेगा। तो मैटर क्या हुआ, यहाँ से एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी ये मैटर था, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स जो मैंने बताया है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बस इतनी ही बात थी। दूसरी एक बात कि ये जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो है वो थोड़े बहुत अंश पे, थोड़े बहुत प्रमाण में हमें क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो एक्सप्लेनेशन था उसको ये एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपको 2 मार्क्स में लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक मास के बारे में। तो मास हमें एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तो एटम का मास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होता है वो बहुत ही क्या होता है तो स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो उसका मास जो आएगा वो भी क्या आएगा, बहुत ही छोटा आने वाला है। ठीक है ना, तो उसको ढूंढने के लिए पहले क्या होता था, उसको ढूंढना हो तो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करना होता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता था क्या, कब, बहुत ही पहले जब एटॉमिक मास एटम का मास हमें ढूंढना था तब मास स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज करते। उसके बाद साइंस में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्टों ने ऐसा बताया कि किसी भी मास को ढूंढने के लिए उसके सामने एक रिलेटिव मास होना चाहिए। मतलब कि आपके पास जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअली मास नहीं होता, उसका रिलेटिव मास होता है। जैसे कि आप सब्जी लेने के लिए गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg आपने सब्जी लिया। ठीक है, तो वो पहले सब्जी वाला क्या करता है कि उसे तोलना होगा, तोलने के लिए वो क्या करेगा, वो 1 kg का जो बार आता है वो एक साइड रखेगा और दूसरी साइड सब्जी रखता रहेगा। जब वो बार और अपनी सब्जी इक्वल हो जाते हैं तब वो बता देगा कि 1 kg हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सब्जी को एक्चुअली 1 kg नहीं थी, उसमें 15-20 कुछ ऊपर नीचे होगा ही, पर उसने क्या किया, रिलेटिव मास लिया। रिलेटिव मास मतलब किसी की कंपैरिजन में बोल दिया कि ये आपका क्या है 1 kg है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने भी वही बताया 19वीं सेंचुरी में कि हम किसी भी एटम का मास ढूंढेंगे तो वो एक्चुअल मास ना होके उसका क्या होगा तो रिलेटिव मास होने वाला है। वो क्या होगा तो रिलेटिव मास होने वाला है। तो उस वहां पे उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए किसी भी एक एलिमेंट का मास उन्होंने क्या कर दिया, पसंद कर दिया। उन्होंने पसंद कर दिया हाइड्रोजन को। मतलब कि अब किसी भी एटम का आपको मास ढूंढना हो तो आप किसके कंपैरिजन में ढूंढने वाले हो, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और उन्होंने वहां पे मान लिया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है तो 1 होता है। क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मान लिया था, इस चीज को उन्होंने कुछ ज्यादा प्रैक्टिकली साबित नहीं किया था। तो क्या हुआ कि जैसे और साइंटिस्ट आगे रिसर्च करते गए तो 1961 में उन्होंने 1961 में साइंटिस्टों ने बहुत सारा रिसर्च की, तब जाके बताया कि आज से ठीक है तब से कौन सा एलिमेंट यूज होने लगा, मतलब कि ऐसा कौन सा एलिमेंट यूज होने लगा कंपेयर, मतलब कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, C12 एटम। किसने, C12 एटम। C12 एटम क्या है तो कार्बन जो होता है उसका आइसोटोप है। कार्बन के पास तीन
आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 और C14। साइंटिस्टों ने क्या बताया कि आज से C12 एटम की C12 जो हमारा एटम है उसके मास को हम कंपेयर करेंगे और एक्चुअल मास दूसरे एलिमेंट का हम निकालने वाला है। साइंटिस्टों ने रीजन भी दिया क्यों C12 एटम को ही पसंद किया गया। तो साइंटिस्टों ने ये बताया कि फर्स्ट तो कार्बन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा क्या है, तो अबंडेंट है, अबंडेंट होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें मिलता है। दूसरा, कार्बन जो होता है वो ना ही बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है और ना ही बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, तो इंटरमीडिएट, मीडियम होती है। वो ना ही बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी होती है। तीसरा, कि कार्बन के पास बहुत ज्यादा आइसोटोप्स है ही नहीं, सिर्फ 3 आइसोटोप्स है, जिसमें भी कार्बन C12 जो है वो 99% क्या है, तो 99% तो C12 ही होता है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या बता दिया कि अब से किसी भी एटम का मास हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, C12 का जो एटम है उसके कंपेयर में बाकी सभी के एटम को हम क्या करने वाले हैं, तो ढूंढने वाले हैं। ये साइंटिस्टों ने बता दिया। ठीक है, साइंटिस्टों ने एक और चीज बताई, किसी भी एटम का मास जो होता है, मास ऑफ एनी एटम जो होता है, मतलब कि किसी भी एटम का मास अब आप ढूंढोगे तो वो आप AMU में ढूंढने वाले हो। अब तक क्या होता था कि मास किसी भी एटम का मास जो होता है वो ग्राम या किलोग्राम में हम ढूंढते हैं। हम भी घर पे कुछ भी हमें किसी भी चीज का मास करना, मतलब कि हमें हमारा खुद का वेट करना हो तो किलोग्राम या ग्राम में हम करते हैं। पर एटम का जो मास होता है वो हम AMU में अब से ढूंढने वाले हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्टों ने क्या बताया कि मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 जो एटम है वो किसके बराबर होता है, तो 12 AMU के बराबर होता है। 12 AMU के बराबर होता है। यहाँ पे जो C12 एटम है उसका मास जो है वो किसके बराबर होता है, 12 AMU के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें अगर एक AMU कितना होता है वो पता चल जाए तो हम इजीली किसी भी एटम का मास ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो आगे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक AMU इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 AMU इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से ये वापस कहाँ पे, यहाँ से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बन जाएगा इक्वेशन, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गया, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, तो यही चीज आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक में सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है कि 1 AMU कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो C12 एटम का जो मास होता है, एक C12 एटम का जो मास होता है, 1 C12 एटम का जो मास होता है उसके 1/12 उसका 1/12 जो भी आएगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 AMU होता है। उसके बाद आपकी बुक में लिख दिया है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻²4 A, ठीक है, -24 ग्राम, ऐसा लिख दिया। तो ये कैसे आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 कैसे आया, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक चीज आपको पता होगी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, तो 12 होता है। 12 मतलब कि 12 ग्राम अपन मोल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसका वेट कितना होगा, तो 12 ग्राम होने वाला है। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा, तो 12 ग्राम होने वाला है। और आपको पता ही होगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम होता है। 23 क्या होता है, तो एटम होता है। ठीक है ना, तो ये 1 मोल की जो ये वैल्यू है,
ये 1 मोल की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि 6.022 into 10⁻23 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया तो 12 ग्राम हो गया। यहाँ पे क्या है 12 एटम 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन के इतने एटम हो गए, कार्बन के इतने एटम हो गए तब उसका मास कितना होगा 12 होगा। तो हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे सिर्फ एक एटम का मास चाहिए, तो 1 एटम इज इक्वल टू खाली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैसे पता लगाना है 1 एटम इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 12, तो आपको यहाँ पे 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना मिलने वाला है, तो देखो एक तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6022 into 23 हो जाएगा। ठीक है, into 23 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या यहाँ पे ग्राम में आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, एटम का मास आपको 1 एटम का मास यहाँ पे ग्राम में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है उसका मास आपको ग्राम में मिला था, तो ये एटम का मास भी आपको ग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये दिख रहा है कि आपको, चलो दिख रहा है। ठीक है ना, ओके अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास मिल गया, उसको हमें यहाँ पे रखना है। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 6022 into 10⁻23 अपन 1/12 हो जाएगा। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो 1 AMU इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.6022 into 23, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.66 into 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 AMU की वैल्यू आपकी आ गई है 1.66 into 10⁻24 ग्राम, 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है ना, ये आपकी बुक में सीधा दे दिया गया है, यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये सब चीजें वहाँ पे डिस्कशन नहीं हुई है। ठीक है, मेरे को रब करना पड़ेगा, फटाफट एक आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए, उसके बाद मैं रब कर देता हूँ। दे लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 1.1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है, चलो अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। पता चल गया है, नहीं पता चला हो तो वापस पीछे जाके एक बार देख लो। ठीक है, चलो तो चलो इसको भी हम कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो 1 AMU यहां तक हमने डिस्कशन कर दिया। 1 AMU इज इक्वल टू क्या था 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया। अगर ये रिलेशन हमें पता है तो किसी भी एटम का AMU में मास हम ढूंढ सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, हमारे पास हमें बोला गया है कि आपको हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम का जो मास है, मास होता है वो ANU में आपको बताना है कितना है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1.67 into 10⁻24 होता है। 1.67 into 10⁻24 क्या होता है तो ग्राम होता है। कितना होता है तो ग्राम होता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन से हमें मिल जाएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। तो 1.67 into 10⁻24 ग्राम, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मान लेता हूँ कि ये x हो जाता है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻24 ग्राम into 1 AMU होगा। ये 1 AMU यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा तो 1.66
इंटू 10⁻⁴ ग्राम। यहाँ से ये ग्राम चला जाएगा, यहाँ से ये ग्राम चला जाएगा, ठीक है ना। और ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन एटम है, उसका मास एएमयू में मिल जाएगा। तो क्या मिला, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू, मतलब ये कैलकुलेट करोगे तो कुछ 1.0080 एएमयू, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1.0080 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए आया, हाइड्रोजन एटम के लिए आया। उसी तरीके से आपको मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन एएमयू अगर बोला जाए तो वो होगा 15.995 एएमयू, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही पूछे जाते हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सॉरी, तो अभी किसी भी एटम का मास एएमयू में कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चल गया। ये मैंने कैसे किया वो भी आपको दिखा दिया है। फिर भी और ज्यादा इजी हो इसलिए एक इक्वेशन हम बना देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या था, x था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू। तो हम इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी एटम इन AMU इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये क्या था, तो ये हाइड्रोजन एटम का मास होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ एटम, जिस किसी भी एटम का AMU में हमें क्या करना है, मास ढूंढना है। उस एटम का मास ग्राम में हमें यहाँ पे लेना है और डिवाइड कर देना है हमें 1.66 इंटू 10⁻24 से, ठीक है। 1.66 इंटू -24 से हमें क्या करना है, तो इसको डिवाइड करना है बस। अभी आपको अगर ये एक इक्वेशन पता है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी एटम का मास जो है वो एएमयू में ढूंढ सकते हो। क्यों, कैसे, तो आपको क्या करना है कि मान लो कि आपको नाइट्रोजन का बोल दिया गया कि नाइट्रोजन का मास जो है आपको ढूंढना है एएमयू में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसका मास ग्राम में कितना है वो कहीं से भी ढूंढना है और उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर देना है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर देना है। जो भी आ गया वो हो जाता है आपका हाइड्रोजन एटम का एएमयू में मास आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन एटम का मास जो है एएमयू में ढूंढा तो 1.0080 एएमयू आया। अभी आप क्या करो कि इस इक्वेशन में ये जो हाइड्रोजन एटम का मास है ग्राम में है, उसको यहाँ पे रखोगे और ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन है वो पता होना चाहिए, नहीं तो ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से किसी भी एक के बारे में आपको पता हो तो आप इजीली किसी भी एटम का मास जो होता है वो एएमयू में ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी एक बात, लास्ट पॉइंट है, आज के दिन में एएमयू को भी रिप्लेस कर दिया गया। आज के दिन जो एएमयू है, एएमयू को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, यू से। यू क्या है, तो यूनिफाइड मास, ठीक है। यूनिफाइड मास से उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो चलो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट में लिख देना। चलो